अक्सर मेरे कई व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और यहाँ तक कि कई क्लाइंट्स के द्वारा ये पूछा जाता है कि मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय फैमिली कोर्ट्स जो होती हैं, वो किन-किन बातों का ध्यान रखती हैं? वो नॉर्म्स क्या हैं? वो फैक्टर्स क्या हैं, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय कानूनी तौर पर कोर्ट को देखना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वैसे तो कई केसेस में इस संबंध में लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं। एक केस जो आप सभी को पता है, रजनीश वर्सेस नेहा, उसमें तो जबरदस्त प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं। उसी में ये कहा गया था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग अपनी अपनी असेट और लेबिलिटी का एफिडेविट देंगे। उसी जजमेंट में लास्ट में एफिडेविट का प्रोफार्मा भी निर्धारित कर दिया गया था, जो जजमेंट का पार्ट है। तो एक तो रजनीश वर्सेस नेहा का एक केस है, और दूसरा है किरण ज्योतिमैनी वर्सेज अनीस प्रमोद पटेल। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं, और लगभग लगभग मेंटेनेंस से रिलेटेड हर इशू को डिस्कस किया गया है, हर एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है, हर पहलू को इसमें अच्छे से देखा गया है और बहस की गई है। अभी तक सेटल लॉ यही चल रहा है। रजनीश नेहा का जब मामला आया था तो मैंने उस पर भी डिटेल वीडियो बनाया था। आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। साथियों, अभी 18 जून को मुंबई हाई कोर्ट की एक बेंच के द्वारा, सिंगल बेंच का एक जजमेंट है, फिर से एक मेंटेनेंस का केस डिसाइड किया गया है, और इसमें दो बातें तय की गई हैं। तो आज का वीडियो दो दो पार्ट में होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो हम इसको दो पार्ट में कर देंगे। पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि वो फैक्टर्स क्या हैं, जिन फैक्टर्स के बेसिस पर फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश पारित करती है। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो इस केस के फैक्ट भी थे, कि क्या वो महिला जो कि कामकाजी है, जॉब में है, सैलरीड पर्सन है, वेतन प्राप्त कर रही है, क्या वह भी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? इन सारी बातों के बारे में आज के इस एपिसोड में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका इस तरीके का कोई केस चल रहा है तो यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, या आप लॉ स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपको देखना चाहिए। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि संपूर्ण जानकारी क्या है। सबसे पहले हम बहुत ब्रीफ में इस केस के फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे कि वो फैक्टर्स और वो नॉर्म्स क्या हैं जो मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। यह जो केस मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा, इसके फैक्ट ये थे कि इनकी शादी होती है 2012 में, और 2012 से लेकर के नवंबर 2012 में शादी होती है, और मई 2015 में अलग हो जाती है। पति का यह आरोप था कि पत्नी मेरा घर छोड़ के अपने माता पिता के साथ चली गई, और पत्नी का यह आरोप था, जैसा कि हम जनरल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में देखते हैं, कि टॉर्चर किया जाता था, डाउरी की डिमांड की जाती थी, ये तमाम रीजन से दे करके और वाइफ्स के द्वारा मुकदमा दाखिल कर दिया जाता है। पति ने यह भी कहा था कि वाइफ के कहने पे मैंने दूसरा फ्लैट ले लिया, वहां पे रहने लगे, लेकिन फिर भी उसके आचरण में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया। मजबूर होकर के हस्बैंड ने 2019 में डिवोर्स पिटीशन फाइल किया। डिवोर्स के पिटीशन में सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन दी जाती है वाइफ के द्वारा, जिसमें 15,000 रुपया पर मंथ का ऑर्डर हो जाता है। 15,000 रुपया पर मंथ का जो ऑर्डर होता है, इंटरिम ऑर्डर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, इसके अगेंस्ट हस्बैंड के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष एक रेट पिटीशन फाइल की जाती है। रेट पिटीशन में आर्गुमेंट क्या किया गया, दोनों तरफ से आर्गुमेंट क्या किया गया, और फाइनल उसमें जजमेंट क्या हुआ, ये हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो दूसरा पार्ट है, ये संबंधित है कि महिला जो सैलरीड पर्सन है वो अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है कि नहीं। ये वीडियो दूसरे पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि इस केस में कोर्ट ने 8 गाइडलाइंस जारी की। वो गाइडलाइंस जिनमें यह कहा कि मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय फैमिली कोर्ट को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
तो देखते हैं कि वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जो हाई कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय ध्यान में रखने के लिए इशू की गई। साथियों, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि रजनेश वर्सेज नेहा, किरण ज्योतिमैनी वर्सेज अनीश प्रमोद पटेल, इसी के साथ साथ एक केस और डिस्कस किया हाईकोर्ट ने, प्रवीण कुमार जैन वर्सेज अंजू जैन। और इन तीनों केसेस का जो निचोड़ था उसको निकाल करके 8 गाइडलाइंस इशू की, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय हर फैमिली कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो अपेक्स कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट के हो, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर बाइंडिंग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। तो फैमिली कोर्ट को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात हाई कोर्ट के द्वारा कही गई कि सोशल फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टी, जो पक्षकार हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर ध्यान में रखना जरूरी है मेंटेनेंस का आदेश करते समय। दूसरी बात कही गई कि रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पत्नी की जो उचित जरूरतें हैं वो क्या हैं, उस पे जो बच्चे निर्भर हैं वो कितने बच्चे निर्भर हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी चीज हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया, पार्टीज इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, दोनों पक्षकारों की व्यक्तिगत उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है और उनका एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस क्या है, कहां पे वो काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी पा रहे हैं, इन बातों को भी मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। चौथी बात कही, इंडिपेंडेंट इनकम असेट ओन्ड बाय द एप्लीकेंट, दोनों पक्षकारों की इंडिपेंडेंट इनकम क्या है, स्वतंत्र आय क्या है, वो संपत्ति क्या है जो दोनों के द्वारा अर्जित की गई है, जो एसेट और लायबिलिटीज होती हैं, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पांचवी बात कोर्ट ने कही, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉयड बाय वाइफ इन द मैट्रिमोनियल होम, पति के घर में जब पत्नी रहती थी तो वो किस तरीके का जीवन स्तर एंजॉय कर रही थी, उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या था, लाइफ स्टेटस क्या था, इस बात को भी कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय ध्यान में रखेगी। छठवीं बात कही, एनी एम्प्लॉयमेंट सैक्रिफाइसेस मेड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अक्सर हम देखते हैं कि जहां हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, हस्बैंड की अच्छी सैलरी है, तो वहां पर पत्नियां अक्सर अपने जॉब को त्याग देती हैं कि हम घर देखेंगे, बच्चों को देखेंगे। तो कोर्ट यह भी देखेगी कि यहां पर पक्षकारों के बीच में ऐसी स्थिति तो नहीं है कि किसी ने जॉब त्याग दिया हो अपना, तो इस बात को भी कोर्ट नजरअंदाज नहीं करेगी, मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय इस बात को भी ध्यान में रखेगी। नेक्स्ट बात कोर्ट ने कही, रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर ए नॉन वर्किंग वाइफ, पत्नी अगर काम नहीं कर रही है, घर पे रहती है, तो मुकदमे के खर्चों की स्थिति क्या है, एक उचित खर्चा मुकदमों का क्या होगा, रीजनेबल कास्ट क्या होगी मुकदमेबाजी अगर दोनों के बीच में चल रही है, इस चीज को भी ध्यान में रखेगी कोर्ट। आखिरी और 8वीं गाइडलाइंस इशू करते हुए कोर्ट ने कहा, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, हिज इनकम, मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटीज, पति की फाइनेंशियल कैपेसिटी, आर्थिक क्षमता पति की क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसके ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारी क्या है, इन सारी चीजों को कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित करते समय ध्यान में रखेंगी। तो दोस्तों, यह तो थी वो बातें जो हाईकोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी करते हुए तमाम फैमिली कोर्ट को यह कहा गया कि जब मेंटेनेंस का ऑर्डर फैमिली कोर्ट करेंगी तो इन बातों को ध्यान में रखेंगी।